अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम है 11th आवर और मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। आज माह रमज़ान की 27वीं शब है और ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान में और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में लोग लैलतुल क़द्र तलाश कर रहे हैं। इबादात का सिलसिला जारी है और हुकूमत की जानिब से भी SOPs को फॉलो करते हुए इबादात की इजाज़त दी गई है और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि मसाजिद में कई जगहों पर SOPs को फॉलो भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल फरमाएगा और ख़ास तौर पर ये जो कोरोना वायरस का अजाब पूरी दुनिया पर नाजिल है, इससे हमारी जान छूट पाएगी। लेकिन साथ ही साथ दुआओं के साथ साथ इक़दामात की और दवा की भी ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में आखिर हो क्या रहा है? अगर हम सिचुएशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात अपनी जगह, उसके बाद हम देख रहे हैं कि शॉपिंग मॉल्स भी खुल गए हैं, मार्केटें भी खुल गई हैं और हफ्ते में जो 2 दिन या 3 दिन बंदिश का मामला था वो भी अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन क्या SOPs फॉलो किए जा रहे हैं? मार्केटों में अगर हम आवाम की हद तक बात करें तो अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया जा रहा और ख़ास तौर पर हम ये देख सकते हैं कि मार्केटों में ना हमें मास्क पहने हुए शहरी नज़र आ रहे हैं। यानी कि मैं अगर घर से निकलता हूँ, मार्केट में जाता हूँ और मैंने मास्क नहीं पहना हुआ तो मैं अपनी ज़िंदगी भी ख़तरे में डाल रहा हूँ, मैं दूसरों की ज़िंदगी भी ख़तरे में डाल रहा हूँ, मैं घर वापस जाता हूँ अपने बूढ़े माँ बाप की और अपने बच्चों की ज़िंदगी भी ख़तरे में डाल रहा हूँ और ये एक सर्कल है और ये जो साइकिल है इससे बन जाता है वो फिर ना रुकने वाला सिलसिला उससे शुरू हो जाता है। अभी भी कोरोना वायरस के हवाले से कहा जा रहा है कि ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। वज़ीर आज़म साहब भी कह चुके हैं कि अभी केसेस बढ़ सकते हैं। पीक के हवाले से भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है, कहा यह जा रहा है कि जून में इसका पीक आ सकता है। हम दुआ गो हैं, अभी तक जैसे सिलसिला रहा सारी सिचुएशन कंपैरेटिवली नॉर्मल रही। जो प्रिडिक्शंस थी, एजम्पशंस थी कि इतने केसेस आ जाएंगे वो वैसा नहीं हुआ। लेकिन इसके अंदर जाहिर है कि हमारी कोशिशों से ज़्यादा अल्लाह ताला की भी इसमें मेहरबानी देखने में आई है कि इतने केसेस नहीं बढ़े और आगे भी हम चाहते हैं ऐसा ही हो। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है इस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं और आज के प्रोग्राम में मौजू क्या है वो भी ज़रा आपको बताए देते हैं। केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जुमे को भी लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है। अब औकात कार भी बढ़ाने की बात हो रही है कि मार्केटों को बढ़ा दिया जाए उनका औकात कार, ताकि रश कम हो और लोग ईद की शॉपिंग कर सकें। एहतियात उसमें भी ज़रूरी है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है, अब मुतालबात सामने आ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट दीगर सूबों में खुल चुकी है तो यहाँ पर सिंध में ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा है कि उनकी भी ट्रांसपोर्ट खोल दी जाए और SOPs को वो फॉलो करेंगे। किस तरह से फॉलो करेंगे, कितनी हद तक फॉलो करेंगे और सिंध हुकूमत क्यों कन्विंस नहीं हो रही, इस पर बात होना बाकी है। साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि भाई स्कूल भी खोल दिए जाएँ। जब सब चीज़ें खुल रही हैं तो फिर स्कूल क्यों बंद किए गए? लेकिन क्या मौजूदा सिचुएशन में लोग अपने नौनिहालों को, वो बच्चे जो उनको अपनी जान से प्यारे हैं, स्कूलों में भेजने पर आमादा होंगे? दुनिया में जो ममालिक जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है वहाँ पर SOPs फॉलो हो रही हैं। चाइना की हमने मिसाल देखी, लेकिन क्या पाकिस्तान में और जिस तरह की हम कौम हैं, जिस तरह का हमारा ट्रैफिक का निज़ाम है, उससे ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितना नज़्म व ज़ब्त बरकरार रख सकते हैं। तो क्या वैसे स्कूलों में रखा जा सकेगा? आज इस प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमें सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। उसके बाद हम प्राइवेट स्कूल के नुमाइंदगान को भी लेंगे और ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के नुमाइंदों से भी हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर SOPs के हवाले से ताजिर बरादरी किस हद तक फॉलो करिए इस पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप भी जाहिर है कि देख रहे होंगे, मार्केटों में निकलते होंगे, अंदाज़ा आपको हो रहा होगा कि सिचुएशन क्या है। क्या वाक़तन मैं यहाँ पर बैठकर खौफ फैला रहा हूँ? क्या वाक़तन कोरोना उठ चुका है इस धरती से और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की हद से सब सुकून है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौजूद किया है। देखिए, बात सारी ये है कि जो सूरत हाल पाकिस्तान में पिछले 1-1.5 हफ्ते से हो रही है, उससे तो जाहिर यही होता है कि पाकिस्तान से कोरोना का वायरस का खात्मा हो चुका है। पाकिस्तान में अब कोई कोरोना वायरस नहीं है, क्योंकि जो सूरत हाल नज़र आ रही है मार्केटों की और तमाम चीज़ें खुल गई हैं। आप यकीनन डरा नहीं रहे, बल्कि आप लोगों को आगाही दे रहे हैं। डॉक्टर जितने हैं पूरे पाकिस्तान के, वो सिर्फ आगाही दे रहे हैं, वो सिर्फ अपनी नॉलेज को बता रहे हैं, अपने खदशात को इजहार कर रहे हैं कि जिस तरह से ये बीमारी नई बीमारी है और नई बीमारी में जितनी हमें मालूमात दिन ब दिन हमें मालूम होती रहती है, उसके तहत ये बीमारी बहुत तेज़ी से एक से दूसरे में शिफ्ट हो रही है, बहुत तेज़ी से मुंतकिल होती है और फिर किसी किसी में ये बहुत सी
एग्रेसिव होता है जहां पे जानलेवा साबित हो सकता है। लिहाजा हमें इसमें एहतियात की लेकिन जरूरत है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं दूसरे मेहमानों ग्रामी की तरफ बढ़ूं और ऑब्वियसली उनका तारुफ भी करवाऊं, ये जरा समझाइएगा कि आखिर पाकिस्तान में, खुदा का शुक्र है कि ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोगों का यकीन ना करने की वजह यह भी है कि इसका स्प्रेड स्लो है। इटली में जो सूरत हाल रही, अमेरिका जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, रशिया में जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान में वैसी सिचुएशन नहीं है। लॉकडाउन पर किस हद तक हमने मौसर अंदाज से अमल किया, ये भी आपके सामने है सारी सिचुएशन। यहाँ पे इसका स्प्रेड स्लो है, इसकी क्या वजह है? देखिए, बात सारी ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने 22 जनवरी 2020 को ये मुतनब्बे कर दिया था, हेल्थ अलर्ट जारी किया था, और हमने ये कहा था, मैंने एज ए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये मुतनब्बे किया था कि 6 लोग चाइना के शहर वुहान में इंतकाल कर चुके हैं और 300 लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान में ये बीमारी आ सकती है, क्योंकि बिजनेसमैन और तालिब इल्म बहुत सारे चाइना जाते हैं और आते हैं, तो ये बीमारी आ सकती है। लिहाजा हमें तैयारी करनी चाहिए। तो वो तैयारी हम कर नहीं पाए जिस तरह से होनी चाहिए थी, और अब ये बीमारी बहुत तेजी से फैल चुका है और ये लोकल ट्रांसमिशन अब बहुत तेजी से हो रहा है। हम एक दूसरे को लगा रहे हैं, लेकिन हम अगर कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों से, जो कि अमेरिका और यूके की आपने बात की है, हम इटली की बात कर लें, तो देखिए हम उसको कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये जरूर है कि अल्लाह का बड़ा करम है, अब तक के बाद बनी हुई है, लेकिन खुदा ना खास्ता जो हमने पिछले हफ्ते और अब ये हफ्ता हम बाजारों का और ट्रांसपोर्ट खुल गया, एवरीथिंग इज ओपन नाउ, कोई चीज नहीं है, कोई आदमी भी चले अगर खुल भी गया है तो कोई 10, 11, 12 मई के बाद जो सिचुएशन होगी उसका अंदाजा 20, 22, 24 मई को होगा। जी बिल्कुल। अब इसके अंदर किसी ने भी एसओपीज को फॉलो नहीं किया, ना ही कोई फासला रखा, ना ही किसी के पास। चलिए, इसी एसओपी से मुतालिक भी हम बात कर रहे थे। जमील पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं। इसके साथ साथ तारिक शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो जमील पराचा साहब, सर ये फरमाइएगा कि जाहिर है कि आपने मार्केटें खोली और हम टीवी पे भी देख रहे थे कि आप लोग किस तरह से मुतालबात रख रहे हैं कि हम खोलेंगे मार्केटें, एसओपीज को फॉलो करेंगे, लेकिन जो मार्केटों में सिचुएशन नज़र आ रही है कि तिल धरने की जगह नहीं है, एक एक दुकान में कई कई लोग घुसे हुए हैं, इसमें आप अपने आप को किस हद तक जिम्मेदार समझते हैं? देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने पहले आपको ये बताया था, इन लोगों को बताया था कि देखें तमाम शॉपिंग मॉल्स वगैरह सब खोल दें। उसकी वजह यह है कि शॉपिंग मॉल्स का जो पूरा रश था वो मार्केटों में आ गया। अब कल से जब से शॉपिंग मॉल खुले हैं उस वक्त देख लें कल से लेके अब तक कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है। अब वो रश नहीं है कल से लेके अब तक। ये शुरू के 3 से 4 दिन जो रश पड़ा है वो मॉल्स बंद होने की वजह थी, और लोगों को ये उम्मीद थी कि अब शायद दुकानें आगे 4 दिन के बाद नहीं खुलेंगे। लेकिन अब आप देखें कल से लेके अब तक काफ़ी हद तक हमने इस पे काबू पा लिया है। जमील साहब, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होंगे, लेकिन हम आपको कुछ तस्वीर, कुछ मनाजिर, कुछ फुटेजेस भी दिखा रहे हैं। ये आज की फुटेजेस हैं और मार्केटों में जहां तक हम देख रहे हैं कि कोई फ़र्क इतना कोई ख़ास दिखाई नहीं दे रहा, लोग उसी तरह से आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है हमारा कि लोग आएंगे, लोगों को हम भी कहते हैं, लेकिन एसओपीज़ किस हद तक वो फॉलो करते हैं ये सबके सामने है। लेकिन आप लोगों ने अपनी दुकानों की हद तक किस हद तक इन एसओपीज़ को फॉलो किया है, या दुकानदार ने किसी को रोका हो कि भाई आप ना आए, आप ये फॉलो नहीं कर रहे, बच्चों को अंदर ना लाएं, ये ना करें, वो ना करें? देखें, हमने ऐलानात भी कर रहे हैं, हमने अवेयरनेस कैंप भी लगा रखे मार्केट को बाहर, आपने देखा हो तो हमने लोगों को ऐलानात भी कर रहे हैं कि भाई खुदारा आप लोग एकदम साथ नहीं आए, बगैर मास्क पहने, बगैर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किए आप लोग अंदर ना आए मार्केटों में। हमारे दुकानदार देख लें, हमारे दुकानदारों ने ग्लव्स भी पहने हुए हैं, मास्क भी पहने हुए हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी हो रहा है। अच्छा। अगर मैं कहता हूँ देखें, अगर 80% लोग अगर अमल कर रहे हैं, 10-20% नहीं कर रहे हैं, तो देखें इतना तो देखें, अगर 80% भी सर जो फुटेजेस देख रहे हैं हम लोग, बड़ी बात है जो देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, और ऑब्वियसली आप भी इस बारे में खासी नज़र रखे हुए हैं कि इनिशियली जब लॉकडाउन हटाया गया था तो उस वक्त आप लोग भी कह रहे थे कि वाक़तन हमसे कोताही हुई और ऐसे अमल नहीं हो रहा जैसे कि होना चाहिए था। आई होप कि इस पर अमल हो सके। बहरहाल आप जो कह रहे हैं कि मार्केटों का टाइम बढ़ाना चाहिए जो बाकी दिन रह गए, तो ये सिर्फ इस वजह से कि कमाई मजीद हो जाए, या इस वजह से कि इससे आप समझते हैं कि रश कम होगा? नहीं,
देखिए रश कम कर, देखिए हमने पता है क्या कहा कि हमने कहा कि हमें आप टाइम बढ़ा के न दें। हम कहते हैं कि सुबह जो 6 बजे से टाइम है वो आप 10 बजे कर दें, सुबह 10 से रात 10 तक का टाइम कर दें। अच्छा। हमने इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा है। ठीक है। अच्छा, हम चाहते हैं कि सुबह 10 से 10 तक हो जाएगा तो रश खुद ब खुद कम हो जाएगा। ठीक है। अब जरा तारिक शाह साहब से बात कर लेते हैं। तारिक शाह साहब, सर आपने भी वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। अब ये जो सिचुएशन है, आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी कहा गया कि ये सिचुएशन जो है वो ईद तक की है। ईद के बाद 8 जून को हम दोबारा रिकंसिडर करेंगे इस सिचुएशन को और फिर उसके बाद फैसला करेंगे कि क्या करना है। अब स्कूलों का मामला बहुत हसास है। जाहिर है कि बच्चे वालिदैन के दिल के बहुत करीब होते हैं और ऑब्वियसली जिस हद तक इफ़ेक्ट करता है कोरोना वायरस बच्चों को, जो कि दुनिया से मिसालें सामने आई हैं, तो ये चीज़ आपकी कंसिडरेशन में नहीं है कि बच्चे लाइफ टाइम के लिए मुतासिर हो सकते हैं इससे, कोरोना वायरस से? नहीं, देखिए बिल्कुल ये हकीकत है कि बच्चे सेंसिटिव हैं, लेकिन देखें हमने जो मुतालबा किया है वो अभी नहीं किया, मतलब पहले नहीं किया। पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि जब पहले सबसे पहले स्कूल बंद हुए फैब के अंदर, तो उस वक्त भी हमने इसको रियलाइज़ किया कि चले कोरोना वायरस स्प्रेड आउट हो सकता है, तो हम इसके अंदर जो है ना गवर्नमेंट का साथ दें, लॉकडाउन बरकरार रखें, बच्चों को सेफ रखें। लेकिन अब जब मौजूदा सूरत हाल के अंदर सब कुछ खोल दिया गया है, लॉकडाउन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो फिर तालीम को क्यों सेक्रीफाइस किया जा रहा है? जब शॉपिंग इतनी अहमियत के हामिल है कि जो शॉपिंग करना इतना अहम हो गया है, तो फिर तालीम तो उससे ज़्यादा अहम है, तो फिर स्कूल खोल दिए जाएं। और SOPs की बात की जा रही है, तो SOPs तो इससे बहुत बेहतर स्कूलों के अंदर किए जा सकते हैं। हमने SOPs की लिस्ट बनाकर कहाँ किए जा सकते हैं? अच्छा, एक तो ये जरा फरमाइएगा कि ये मामला इल्म दोस्ती का है या फीस दोस्ती का है? क्योंकि ऑब्वियसली वालिदैन भी सोच रहे हैं कि स्कूल बच्चे नहीं जा रहे तो हम फीस क्यों अदा करें, तो कहीं ये मामला तो नहीं है? नहीं, देखें इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। देखें इल्म दोस्ती तो बिल्कुल है, क्योंकि हमने स्कूल खोले इसलिए थे ताकि हम तालीम को आम करें। प्राइवेट सेक्टर इसलिए स्प्रेड आउट हुआ क्योंकि गवर्नमेंट फेल हो गया था। लेकिन दूसरा एलिमेंट ये है कि देखें हमारे स्कूल खोलने का मुतालबा सिर्फ ये नहीं है कि हमें बच्चों को स्कूल बुलाना है, हमें 1-2 फेजेस में है। पहले हमने जो मुतालबा किया है ईद के बाद, वो ये है कि टीचर्स को बुलाने की परमिशन दी जाए ताकि हम स्कूल में बैठ के बच्चों की तालीम का सिलसिला, अगर स्टडी पैक बना के घर पे देने, अगर कोई स्कूल चाह रहा है कि ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करे तो वो उसके लिए टीचर दरकार होंगे, ट्रेनिंग करनी होंगी टीचर्स की। बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिसमें हमें काम करना होगा। अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि 1 to 8 क्लास प्रमोट कर दिया जाए बच्चों को, तो उस प्रमोट करने के सिलसिले को करने के लिए भी टीचर्स को स्कूल बुलाना पड़ेगा। फिर सेकेंड फेज में अगर हम देखेंगे कि मामला कंट्रोल हो रहा है तो फिर हम स्कूल खोलने के लिए बच्चों को बुलाएंगे। लेकिन स्कूल खोलने का मुतालबा सिर्फ ये नहीं होता कि बच्चों को बुलाना है, एकेडमिक स्टाफ को बुला के तकरीबन हम जो है ना जो एकेडमिक मामला है वो लेके इस पे फर्दर बात करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू में ले लेता हूं। डॉक्टर साहब, आप इस हक में हैं कि मौजूदा हाल है कोरोना की और जो खतरात हैं उसके, बच्चों को स्कूल भेजा जाए, स्कूल खोल दिए जाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि हम तो बिल्कुल इस बात पे हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम पिछले 3 महीने से तमाम डॉक्टर्स हजरात इस बात की समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोरोना वायरस है और इससे बचना है लोगों को। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो दूसरी चीज है, दूसरी प्रायोरिटी है, लाइफ प्रायोरिटी नहीं है। हम लाइफ की बात कर रहे हैं कि खुदारा आप इसको कंपेयर ना करें। हर आदमी इस बात पे है कि जी आपने बिजनेस खोल दिया है, आपने हवाई जहाज खोल दिए है तो हमारा बस भी खोल दें। आप बस खुल गया है, ट्रांसपोर्ट खुल गया है तो हमारा रेलवे ट्रैक भी खोल दें, ड्राइवरी ट्रैक खुल गया है तो अब स्कूल भी खोल दें। अब ये सारी चीजें, देखिए बात हो रही है इंसानी जान की, उसको बचाने की। ये कोई जिद नहीं है होनी चाहिए। हाँ, आप अगर कोई बहुत अच्छा सिस्टम आप ला सकते हैं, जैसा कि न्यूजीलैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का है, साउथ कोरिया का है, कि वहां पर लोग बहुत समझदार हैं। हुकूमत ने लॉकडाउन फेजेस में रिलैक्स कर दिया है, लेकिन लोग ऐसे हैं कि वो खुद एहतियात कर रहे हैं, खुद लोग नहीं निकल रहे हैं, खुद डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि हमारे यहाँ क्या है। हमारे यहाँ आपने देख लिया, मैं फिर दोबारा बात वही करूंगा कि आप देख लें, ट्रांसपोर्ट को देख लें, आपके पास फुटेजेस हैं, आप बाजारों की हालत देख लें। आपने बहुत अच्छी बात की, मैं पिछले 1 हफ्ते से ये बात कर रहा हूँ कि लोग SOPs पे कैसे फॉलो करेंगे। पाकिस्तान में तो कवानीन बेतहाशा है, कवानीन पे फॉलो किया जाता है। आपने रोड ट्रैफिक की उसकी बात की है, हमारे यहाँ ट्रैफिक के निज़ाम की। आपको अगर
देखना है पाकिस्तान में कि लोग किस किस्म के हैं, कैसे कवानीन को फॉलो करते हैं। तो किसी भी रोड पे आप खड़े हो जाए, किसी भी ऊपर सतह पे खड़े हो, आपने ट्रांसपोर्ट का तज़किरा किया और ऑब्वियसली ये आपने बिलाशुबा सही बात की कि किसी भी मुल्क में नज़्म ज़ब्त का आपने मुतालिया करना हो या मुशाहिदा करना हो तो आप ट्रांसपोर्ट को देखते हैं। इरशाद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं सिंध कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर हैं। इरशाद बुखारी साहब, सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा कि आखिर जो SOPs हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये करना है, इस तरीके से फासले पर रख के मुसाफिरों को बिठाना है, जो हमारा कराची का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है अगर एग्जिस्ट भी करता है तो इसमें कैसे कर पाएंगे आप ये सब कुछ? बहुत शुक्रिया जी AR भाई चैनल का और अशफाक साहब, आप मेरे बेटों की तरह हैं। जमील बराजा मेरे छोटे भाई हैं, डॉक्टर कैसर सज्जाद 40 साल से मेरे छोटे भाई हैं, तारिक शाह मेरा भतीजा है, खालिद शाह मरून का बेटा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम बुतखाने में खुदा बन बैठे हैं। अच्छा, बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब से माजरत के साथ कि आप ट्रांसपोर्ट की बारी आई, आप तो हर वक्त ये कहते हैं, मैं आपको सुनता हूँ, आप ठीक कहते हैं, आपकी किसी ने नहीं सुनी। इसलिए नहीं सुनी, हुकूमत ने क्यों नहीं सुनी? इस वजह से नहीं सुनी कि हुकूमत उन गरीबों की भी जवाबदेह है जिनको आप और हुकूमत वायरस से बचा रहे हैं, लेकिन वो फाकों से मर रहे हैं। मैं ट्रांसपोर्ट वर्कर का बड़ा हूँ 2 महीने से। ये हमारे समाज वजीर आला जिन्होंने पंजाब और KP के पूरे पाकिस्तान से 1 हफ्ता पहले मुझे और ताजरों को पाबंद किया, हम खड़े हो गए, दुकानें बंद हो गई। उसके बाद अभी तक इनको तरस नहीं आ रहा है, इनको रहम नहीं आ रहा है। ये बताएं मुझे, डॉक्टर साहब भी बताएं, यू आर ग्रेट पर्सन, आप मसीहा हैं। एक तरफ आप कहते हैं जी इनको बचाना है, बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर सज्जाद, लेकिन उन गरीबों का भी बताएं जो भूखे मर रहे हैं। अब कहा यह जाता है जी भूख से कोई नहीं मरता और जो है कोरोना से मर गए। कोरोना तो खुदा की तरफ से है, तौबा का मकाम है। वजीर आला भी आज तौबा करे, मैं भी तौबा करूं, सारी दुनिया आज रात है, उस तरफ कोई नहीं जाता। ये कह रहे खुदा का, इस तरह नहीं, डॉक्टर इसको नहीं बचा सकेंगे। डॉक्टर मसीहा होता है, सारी दुनिया को बचाता है। अब खुद जब बीमार होता है वो अदरसान को नहीं रोक सकता। माजरत के साथ में डॉक्टर कैसर सज्जाद को कुछ नहीं कहता, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनकी किसी ने सुनी। जमील बराजा बैठे हुए हैं, वो भी अपनी जाहिर है कि ये तो हमारा ईमान है, लेकिन इरशाद बुखारी साहब हल आप बताएं ना। अगर परेशानी है तो वो वाक़यतन सबको है। आप ये कह रहे हैं कि सबको खुदा से डरना चाहिए और अल्लाह की तरफ से आफत आई है, लेकिन अल्लाह ही ये भी कहता है कि आप एहतियात करें। अब ये फरमा दीजिए कि आप ये मुझे बताइएगा, आप ये मुझे तो बुखारी साहब ये फरमाइए कि आपकी इस मामले पे सिंध हुकूमत से कोई बात हुई है, कोई तस्करा आपने किया कि भाई तमाम सूबों में खुल गई है, हमारी भी खोल दें? कोई यकीन दहानी आपने कराई SOPs फॉलो करने से मुताल्लिक? मैंने 1,000 यकीन दहानियां कराई हैं। मैंने डॉक्टर अवैस कादर शाह वज़ीर ट्रांसपोर्ट से 2 मुलाकातें की है, बरखुरदार सईद गनी से 1 मुलाकात की है। SOPs की बात हुई है, हम SOPs पे अमल करेंगे, लेकिन अगर कोई लिपुना रह गया, जैसे जमील बराजा कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं, अवाम को कोई जमील बराजा तो नहीं रोक सकता। ये जो अवाम जो देख रहे हैं, अभी आपने बताई है, बेड़ बकरियों की तरह पहुंचे हुए, इनका हुकूमत कोई बंदोबस्त करे। कोई मोटरसाइकिल में किसी 3 आदमी मैं देख रहा हूँ, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, किसी ने सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं किया हुआ। आखिर आवाम का भी कोई कसूर है कि उन लोगों का कसूर है जो मुल्क की मैशत चलाते हैं? ट्रांसपोर्ट के बगैर कराची का पहिया पाकिस्तान का नहीं चल सकता। इनको खुदा का खौफ नहीं है, अल्लाह इनको हिदायत दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इरशाद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सर ये मैं आप ही की जाने आ रहा हूँ, फरमाइए कि सब कुछ खुल रहा है, सिंध हुकूमत कह रही है कि जब बाकी सब कुछ खोल दिया है तो फिर शब कदर की इबादत का भी एहतमाम होना चाहिए, जुम्मतुल विदा पर मसाजिद को भी बंद करना ठीक नहीं है। जब रश लग ही रहा है तो सब कुछ ही खुला रहे, तो फिर ट्रांसपोर्ट भी खोल दी जाए। देखिए बात बहुत अच्छी हो गई है और मैं बहुत इस बात पे बड़ा कंफर्टेबल हो गया। 2 मिनट मुझे दीजिएगा। देखिए बात सारी ये है कि मैं डॉक्टर हूँ, इरशाद बुखारी साहब को पता है कि मैं नाक कान गले का डॉक्टर हूँ। अगर एक मिसाल दे रहा हूँ कि कोई मेरे पास आता है, उसके मुंह में छाला है
और मुझे लगता है कि ये कैंसर का प्रॉब्लम लग रहा है। मैं उसको सिर्फ मशवरा देता हूँ कि कोई बायोप्सी करनी है और बायोप्सी के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका मैं इलाज करूंगा। अब अगर वो मरीज कहीं और चला जाता है और मुझे कोई दूसरा आदमी कहता है कि डॉक्टर साहब आपकी तो कोई मरीज सुनता ही नहीं है, तो ये मेरा नुकसान नहीं है। मैं बहैसियत डॉक्टर के सिर्फ बता देता हूँ। और जहां तक बात ये है कि लोगों को मानना ना मानना, मैं इरशाद बुखारी साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर की बात बिल्कुल नहीं मानी गई, ना ही हुकूमत ने मानी ना ही अदालत ने मानी। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा काम हो गया। और सिर्फ ये बताता चलूँ कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी भी वबा से बचाना भी होता है और उस वबा में जो लॉकडाउन किया जाता है, लेकिन उसमें जो माशी प्रॉब्लम होती है उसकी भी जिम्मेदारी हुकूमत पे आयद होती है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज फरमाइएगा, आप कहते हैं कि डॉक्टर का काम होता है कि मशवरा दे, अगर कोई उसकी सुने या ना सुने, लेकिन यहाँ पर अगर मशवरा नहीं सुना देते कोई नहीं सुनता मशवरा, तो उस सूरत में डॉक्टर भी इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर ही फ्रंट लाइन पर इस वक्त मौजूद है, कोरोना के पेशेंट्स का इलाज कर रहा है और अपनी जानों से हाथ धो रहा है। मैं अभी वही आ रहा था, बहुत अच्छी बात कर दी आपने। लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि हम आपको ये कह रहे हैं कि आप बेशक हमने एक मशवरा दे दिया है और अब हमारे मशवरे से उलट अदालत ने भी सारा कुछ खोल दिया है, गवर्नमेंट ने भी सब खोल दिया है। अब मेरे ख्याल में किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। और मैं इस बात पे भी मुत्तफिक हूँ कि ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। एक चीज बंद कर दिया, एक चीज खोल दिया। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी बात, कि ये समझ लें कि इसमें जो साइंस है, अल्लाह ना करे, मैं कहता हूँ खुदा ना खास्ता इसमें नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं, नंबर ऑफ डेथ बढ़ता है, तो हमारा अस्पताल का निजाम ऐसा नहीं है कि इसको संभाल सके। निजाम है ही नहीं सर एग्जिस्टिंग, ना हमारे पास निजाम ऐसा नहीं है, निजाम एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब उस पर थोड़ा सा काम हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पॉइंट ऑफ व्यू जमील बराचे साहब, सर वजीर आजम साहब फरमा चुके हैं कि अब हमें कोरोना के साथ ही रहना है, कम से कम इस साल रहना है, तो उसके लिए क्या मुस्तकिल कोई लाहेअमल आप लोग बनाएंगे या यूं ही चलता रहेगा सिलसिला? देखें, ये तो बैठ के साथ वफाकी हुकूमत, मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि वफाकी हुकूमत तो मुस्तकिल मजाक कर रही है। सिर्फ बात करते हैं, बात करने के बाद कोई आगे ऐलानात करते हैं, उसके अलावा काम कोई नहीं करती। मैं समझता हूँ ये सारी सूरत हाल की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत है। अगर देखें, सूबाई हुकूमत ने फिर भी कुछ एक्शन लिए हैं, फिर कुछ किया है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने तो कुछ भी नहीं किया सिवाय वादे और तसल्लियाँ देने के अलावा। तो सिवाय ये वादे और तसल्लियाँ दे रहे हैं। अभी भी आगे भी कोई बात करनी है तो बैठ के करें, अगर कोई कमेटी के अंदर बैठ के बात करें, कमेटियां बनाएं। लेकिन मैं नहीं समझता कि वफाकी हुकूमत इन मामलात में सीरियस है, सिर्फ अपनी लड़ाइयों में लगे हुए हैं। वफाक सूबे से लड़ रहा है, सूबा वफाक से लड़ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ इसके अंदर ज्यादातर कसूर जो है वो वफाकी हुकूमत का है। उसकी वजह यह, आज एक सूबाई वजीर ने कहा, एक सूबाई वजीर ने आज कहा कि अगर वफाक इजाजत दे तो हम टाइमिंग का मसला भी हल कर दें। तो वफाक कहता है कि ये सूबाई हुकूमत का इस्तेकाक है, हम किसके पास जाएं, आप बताएं ना। ठीक है, अच्छा तारिक शाह साहब, अब ये फरमाइएगा, वजीर आजम साहब कह चुके हैं कि इसी के साथ हमने रहना है। अब सिचुएशन ये है कि बाकी मार्केटों की हद तक तो लोग मार्केटों में जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, लोग ट्रांसपोर्ट पर सफ़र भी करना चाहते हैं और दीगर मामलात उनके अपनी जगह है, लेकिन स्कूलों का मामला ये है कि बच्चे स्कूल जाने को तैयार नहीं है, वालिदैन उनको भेजने को तैयार नहीं है, हुकूमत स्कूल खोलने पर तैयार नहीं है। आप कहते हैं स्कूल खोल दिए जाएँ, कैसे चलेगा ये सिलसिला, क्या लाएअमल होगा अब आपका? देखिए, इसमें लाएअमल तो आगे जाके तय होगा, लेकिन अभी हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि इस चीज़ों को कंसिडर करें और SOPs अगर वो बनाना कोई और चाहते हैं तो हम मिल बैठ के बना सकते हैं। और मैं इसमें ये भी कहूँ कि देखें, जो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन का सब्सिट्यूट देने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हमारी आवाम ऑनलाइन टीचिंग के लिए भी रेडी नहीं है। हमारे पास अच्छी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास गैजेट्स नहीं है, बच्चों के पास अच्छा इंटरनेट नहीं है, तो तालीम का मयार तो फिर तो और गिर जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने इस बेसिस पे रहे कि इस साल पूरा जो है वो स्कूल बंद रखेंगे, तो फिर तो हमारा लिटरेसी रेट तो और गिर जाएगा। तो हमें तो कम से कम कोई ना कोई ऑल्टरनेट निकालना पड़ेगा, चाहे बेशक स्कूल को 1 दिन खोलें, 2 दिन खोलें, एक क्लास को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, लेकिन कुछ ना कुछ करके फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वाइवल इज इंपॉर्टेंट, और उसके बाद हमें जाहिर है कि अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग करनी होगी। और उम्मीद है कि मुआशरे के तमाम तबकात मिल बैठकर इस सिचुएशन को कंसिडर करेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे पूरी नेक नियति से के साथ। अब बहुत शुक्रिया आप इरशाद हुसैन बुखारी साहब, इसके साथ साथ तारिक शाह साहब, जमील पराचा साहब और डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद है। विल टेक अ ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद कुछ मजीद गुफ्तगू करें।
जी नाज़रीन इकराम, वेलकम बैक टू आवर शो। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे सदर पाक सरजमीन पार्टी अनीस कायम खानी साहब से, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप मौजूद हैं हमारे साथ। सिचुएशन इस वक्त ये है कि सिंध और विफाक में मुहाज़ाराई हो रही है, ऐसे में बयानबाजियों का सिलसिला जारी है और लोग खासी कन्फ्यूजन के शिकार हैं। तो अनीस भाई, आप भी खासे कन्फ्यूज नजर आए। आपने कहा कि वज़ीर आला सिंध की बात सुनता हूँ तो डर लगता है, कहता हूँ घर में बैठ जाऊँ। वज़ीर आज़म की बात सुनता हूँ तो दिल करता है कि घूमूँ फिरूँ। तो अभी आप किसकी सुन रहे हैं? शोक भाई, मेरे साथ तो मसला है, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और एक सिंध का शहरी भी हूँ और फिर कराची में रहता हूँ, कराची का भी शहरी हूँ। ठीक है। मैं जो है वो शुरू में जब लॉकडाउन हुआ तो वज़ीर आला सिंध ने पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि भाई ये सूरत हाल है, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं और सबको लॉकडाउन होना है। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी गैर मशरू तौर पर अपनी हिमायत का ऐलान किया और कहा बिल्कुल लॉकडाउन हो गया। और मैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब भी जो है वो 8 दिन तक बिल्कुल लॉकडाउन हो गए, बिल्कुल। अच्छा। फिर उसके बाद जो है वो वफाक का बयान, वज़ीर आज़म साहब का बयान आना शुरू हुआ, फिर सूबे का बयान सुने, फिर वफाक का बयान सुने। तो अशफाक भाई, यकीन कीजिए कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, हमारे हज़ारों कारकुनान हैं और फिर हमारा ग्रास रूट पे रब्ता है हर आदमी से। इस वक्त पाकिस्तान का, मैं आपको ईमानदाराना, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है मैंने, और मैं आपको बिल्कुल ईमानदाराना बात बता रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी कंफ्यूज है। जब वो वज़ीर आज़म साहब की सुनता है तो लगता है भाई घूमो फिरो, कोई मसला नहीं है, बाजार भी खोलो, शॉपिंग मॉल में भी जाओ, सब जगह जाओ। और जब वज़ीर आला साहब की सुनता है, सिंध हुकूमत की सुनता है, तो बिल्कुल समझता है कमरे में बंद हो जाओ। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि जो कोरोना के हिसाब से जो अब तक हम कारकर्दगी देखें सिंध हुकूमत की, कितने मार्क्स देंगे आप उसको? देखिए, मेरे चेयरमैन ने, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जब शुरू के दिन थे तो उनको 7 और 8 नंबर दिए थे। मैं आज 7 या 8 नंबर देने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा। इसलिए कि शुरू में शुरू में ये सूरत हाल ये थी कि पूरा पाकिस्तान सिंध हुकूमत की तारीफ कर रहा था, लेकिन हालात आस्ते आस्ते इस तरह का होते चले गए कि सिंध में वो सूरत हाल नहीं रही। ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की ऐसी पॉलिसी जिससे ये तासुर उभरा कि भाई ये बात, अगर लाहौर में बाज़ार खुल रहा है और पेशावर में बाज़ार खुल रहा है तो कराची में क्यों नहीं खुल रहा बाज़ार। इस तरह की कई ऐसी पॉलिसी आ गई जिसकी बुनियाद पर फिर ये सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पे कई बातों पर सवालिया निशान उठ गया। तो शुरू की कारकर्दगी पे तो सबने उनको अच्छे नंबर दिए, लेकिन आज मैं उनकी कारकर्दगी पे नंबर पर सोचने पे मजबूर हूँ। चलें, और विफाक की क्या कारकर्दगी रही, उनको कितने मार्क्स देंगे आप अब तक जो सिलसिला रहा? मैंने तो आपसे शुरू में अर्ज़ कर दिया, मैं तो एक ऐसा पाकिस्तानी हूँ, ऐसा पाकिस्तान का शहरी हूँ कि मैं तो दोनों को मार्क्स देने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि दोनों ने मुझे कंफ्यूज किया हुआ है। अगर मैं उनको देखता हूँ बाजार में, अभी मैं देख रहा हूँ, मैं भी आपका प्रोग्राम देख रहा था। अच्छा। उससे पहले मैं टीवी देखता हूँ। एक तरफ जब मैं हॉस्पिटल देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ ये लोग बाहर क्यों निकल रहे हैं, और जब मैं बाज़ारों की रौनक देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार ज़बरदस्त बात है, पाकिस्तानी घूम फिर रहे हैं। ये मुझे जो इनकी कारकर्दगी है, देखिए होना क्या चाहिए था। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इनको कहा कि आप बैठ जाएं, चारों वज़ीर आला साहब बैठ जाएं, यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बैठ जाएं और चारों वज़ीर आला बैठ जाएं, और बैठकर एक मुत्तफ़िका पॉलिसी बना ले कि मुझे क्या करना है, पाकिस्तानी मुझे क्या करना है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में बैठते तो हैं, मजीद क्या करें? जाहिर है कि इन पर्सन नहीं बैठ सकते, जाहिर है कोरोना का डर है, लेकिन वैसे तो बैठते हैं वीडियो लिंक के जरिए। देखिए, बैठने के बाद मैं तो टीवी पर पिछले 4 महीने से देख रहा हूँ, जब से कोरोना आया है। बैठने के बाद जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वफाकी होती है, वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए होते हैं, वो 4-5 उनके वज़रा होते हैं। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी देर बाद जो है वो सिंध हुकूमत बैठी होती है, वज़ीर आला साहब बैठे होते हैं और उनके 4 लोग बैठे हुए होते हैं, वो कुछ और बात कर रहे होते हैं। मुझे बताइए, देखिए मैं आपके ज़रिए पाकिस्तानी अवाम से मुखातिब हूँ। मुझे बताइए, पाकिस्तानी अवाम भी ये पूछ रही है कि मैं किसकी बात मानूँ। ये जो अंदर बैठ के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, भाई टीवी पे आकर चारों बैठ जाए ना, बताएं पाकिस्तानियों को। एक वज़ीर आज़म साहब बैठ जाएं, चारों वज़ीर आला बैठ जाएं, इवन आज़ाद कश्मीर और गिलगित के भी वज़ीर आला बैठ जाएं और बैठकर बता दें कि भाई कौम को ये करना है। तमाम लोग अगर आके बैठ जाते हैं और अपनी ये बात एड्रेस कर देते हैं जिस तरह से आपने कहा, तो उसके बाद पीएसपी को कोई इशू नहीं रहेगा, आप फिर लॉकडाउन में चले जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पहले दिन काम गैर मशरूत हिमायत के ऐलान, लेकिन उन्होंने इसका इलाज भी बताया। देखें, मैं आज फिर आपके ज़रिए बता रहा हूँ, इसका इलाज ये नहीं है जो कर रहे हैं टाइगर फोर्स और फला। इसका इलाज ये है
कि आप यूसी चेयरमैन को इंचार्ज बनाएं यूसी के। वो हर मोहल्ले में जानता है, वो मरीज, वो हर एक एक मोहल्ले के फर्द को जानता है। उसे पता है कि अगर उसे पता चलेगा इस इलाके में ये मरीज़ है, वो फ़ौरन इतला करेगा, मदद करेगा, राशन की मदद करेगा। उन्होंने बताया कि आप यूसी चेयरमैन को पावर दे दें। पाक सरजमीन पार्टी, जो आपने सवाल किया, पाक सरजमीन पार्टी जो है वो यूसी चेयरमैन के नीचे काम करने के लिए तैयार है। आज चारों वजीर आला, वजीर आजम ये डिसाइड कर लें, बिल्कुल पीएसपी लॉकडाउन में चली जाएगी। अच्छा, तो अब ये फरमाइएगा कि ये जो टाइगर फोर्स एक नई आ रही है, जो कि कल से वो काबिल अमल हो जाएगी और गवर्नर साहब उसको लीड करेंगे, तकरीबन 1.5 लाख के करीब के बराबर उस्मान डार साहब बता रहे हैं कि उनकी स्ट्रेंथ है। तो आप समझते हैं कि ये मसाइल का हल है या ये कोई नया मसला आप खड़ा करेगी? नहीं, ये बिल्कुल मसाइल का हल नहीं है और ये नया मसला खड़ा कर रहे हैं। आप कोरोना में इस वक्त पूरी कौम क्राइसिस में है, पूरी दुनिया क्राइसिस में है और आप अपनी सियासत का स्कोर कर रहे हैं, आप टाइगर फोर्स बना रहे हैं। मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि भाई आप पूरा 3 सूबों में इस वक्त बल्दियाती निज़ाम मुअत्तल, एक सूबे में, सिंध सूबे में बल्दियाती निज़ाम मौजूद है। आप तीनों एक आर्डर के जरिए चारों सूबे के एक बल्दियाती निज़ाम को बहाल करें, यूसी चेयरमैन को इंचार्ज बनाएं, ऊपर डीसी इंतजामिया उसके साथ कोऑर्डिनेशन करे, तमाम सियासी पार्टी जो है उसके अंडर में काम करे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने यहाँ तक कह दिया कि भाई यहाँ पर कराची, हैदराबाद में हमारे सियासी मुखालफिन मौजूद हैं, मेयर उनका है, डिस्ट्रिक्ट यूसी, हम उनके अंडर में काम करने के लिए तैयार हैं। टाइगर फोर्स का इलाज नहीं है, इसका इलाज वो है जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बताया। अच्छा, तो अब ये फरमाइएगा अनीस कायम खानी साहब कि क्या वजह रही कि पीएसपी को या उनकी बातों को, या मुस्तफ़ा कमाल साहब जिस तरह से बात करें, आप जिस तरह से बात करें, ऑब्वियसली मौसर बातें हैं, लेकिन उनको संजीदगी से नहीं लिया जाता? क्या इसकी वजह यह है कि इलेक्टोरल स्ट्रेंथ आपकी नहीं है, असेंबली में आपकी मौजूदगी नहीं है? तो यहाँ पर यह चीज़ भी बड़ी मैटर करती है। नहीं, जिनकी मौजूदगी, उनकी कौन सी बात सुनी जा रही है? क्या पीपल्स पार्टी की बात वफाक सुन रहा है या पीटीआई की बात जो है वो सुन रहे हैं? देखें, बात यह है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो आधी बात तो वज़ीर आज़म साहब ने उनकी मान ली ना, एक फ़ोर्स बना ली उन्होंने, एक फ़ोर्स की। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि इतना बड़ा मसला है, ये एक फ़र्द की बात नहीं है, एक सियासी जमात की बात नहीं है, एक सूबे की बात नहीं है। वफाकी हुकूमत तमाम सियासी जमातों को इस पर ऑन बोर्ड लें। आप देखिए उस वक्त क्या हुआ, अमेरिका के सदर ने चाइना के सदर को फ़ोन कर लिया, इसराइल में हिज़्ब इख्तिलाफ ने और हुकूमत ने मिलकर मामला तय कर लिए, दुनिया भर में बातचीत शुरू हो गई। आपने आज तक कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया, हम उम्मीद कर रहे थे वहाँ इजलास में कुछ होगा, वहाँ कुछ नहीं हुआ। आज मैं देख रहा कि सिंध असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ वाले बाहर बैठे हुए थे। भाई आप वज़ीर आज़म साहब, मैं आपके ज़रिए कह रहा हूँ, तब सूबे के चारों वज़रा आला खुदा के लिए पाकिस्तानियों पे रहम कीजिए। जो मुस्तफ़ा कमाल साहब बात कर रहे हैं, जो ठीक बात कर रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात पर आधा अमल किया, आप अमल करके देखें। ये भूल जाएं कि यूसी चेयरमैन नून का था, पीटीआई का था, जमात इस्लामी का था, पीपल्स पार्टी का था, एमक्यूएम का था, पीएसपी का था। अच्छा, आप ये मुतालबा भी है कि चारों वज़रा आला बैठे हैं, वज़ीर आज़म बैठे हैं, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि हमसे भी आके मिलें, ऐसा ही मुतालबा आपका भी है? नहीं जी, मुझसे ना मिले, पाकिस्तान के लिए ठीक फैसला कर लें। और अगर मुझसे भी मशवरा कर रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब को फ़ोन किया ना वज़ीर आला साहब ने, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। अगर आज मुस्तफ़ा कमाल से मशवरा मांगेंगे, मुस्तफ़ा कमाल मशवरा देंगे, क्यों नहीं देंगे मशवरा? लेकिन नहीं माने भाई, आप वो करें जो चारों वज़ीर आला को बिठा लें, आप खुद बैठ जाएं और मशवरा आप खुद करके पाकिस्तानियों को एक मुत्तफ़िका एक पॉलिसी दे दे, जिससे हर पाकिस्तानी ये समझने पर ठीक हो जाए कि हाँ भी कोरोना है या नहीं है। कोरोना है तो मुझे क्या क्या एहतियाती तदबीर अपनानी है, मुझे बाजार जाना है नहीं जाना है। अच्छा चलें, इस वक्त कोरोना के ज़ाहिर पेंडेमिक है और बड़े ख़तरात हैं उससे। आई होप कि हमारे अवाम और हुक्मरान इस चीज़ को समझें। लेकिन आपने जो अपनी गुफ्तगू की थी उसमें तज़किरा किया कि 2018 के इलेक्शन से आपको खासी शिकायत रही, तो वो शिकायत 2 साल के अरसे के बाद अभी आपको क्यों याद आ रही है? इसकी क्या वजह? नहीं, हमने तो देखे मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की जो सूरत हाल थी 2018 25 जुलाई को इलेक्शन हो गए, हमने उसके तमाम तर शिकायतों के बावजूद नताइज को तस्लीम कर लिया और ये समझा कि भाई ख़ास तौर पर सिंध वालों ने क्या समझा। सिंध वालों, मैं आपको अपनी पार्टी की बात बताऊं, सिंध वालों ने क्या समझा। सिंध वालों ने ये समझा कि भाई यहाँ पर 2008 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तब्दीली के नाम पर वफाकी हुकूमत आ रही है, मेरा मसला हल होगा। लेकिन 2018 से आज 2020 हो रहा है, 20 माह से ज़्यादा हो गए, मेरा वज़ीर आज़म मिल आ रहा है, मेरे वज़ीर आला से बात ही नहीं कर रहा। ये तो उस सूरत में इस कराची शहर में पहले कचरे का मसला था, बिल्कुल मसला था, और उस वक्त भी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी खिदमात सौंपी थी, उसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था और उसके बाद फिर वो मेयर साहब ने फ़ौरन वापस भी ले लिया था।
आप ये कहते हैं कि आप लाड़काना और कराची को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, ईद के बाद इस पर कुछ काम होगा, लेकिन अभी तो जिन लोगों को आप तन्हा नहीं छोड़ने की बात कर रहे थे उन्होंने ही आपको तन्हा छोड़ दिया। 2018 के इलेक्शन इसकी मिसाल है वाज़ेह। नहीं देखें, तना नहीं छोड़ा और नताइज सबको पता है। इंशाल्लाह आने वाला वक्त बताएगा कि इलेक्शन में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, तारीख बताएगी। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई आपके पास मैंडेट है ना, नहीं है चले पीएसपी को मैंडेट है, आप कर लेना कराची। लेकिन अगर मुस्तफ़ा कमाल उसके लोग बात तो करते रहेंगे, सच बात तो करते रहेंगे। अच्छा। और हमारा फर्ज है पाकिस्तानी शहरी के हैसियत से भी पीएसपी इस वक्त जो है, ये जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं 25 जुलाई के बाद इस कराची में पाक सरजमीन पार्टी ने कराची की हालिया सियासी तारीख का सबसे बड़ा बागेजना में जलसा किया। अभी उन्होंने ख्वातीन का जलसा किया, अभी हमने लाड़काना में जलसा किया। सर जलसे तो जमात इस्लामी के JUI के भी बहुत बड़े होते हैं, बड़ा जलसा नहीं किया जो पीएसपी ने किया। ठीक है, अच्छा अब ये फरमाइएगा कि जो ये गवर्नर राज का मुतालबा सामने आया है फिरदौस शमीम नकवी साहब की जानिब से, हालांकि विफाकी सतह पर कहा जा रहा है कि उनके इस मुतालबे की कोई सपोर्ट नहीं है विफाक की जानिब से, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं, होना चाहिए ऐसा? नहीं देखें, हम तो जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम तो जमहूरियत की बात करते हैं। जिन लोगों को अवाम मैंडेट देती है उनका एहतराम करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उनको उनसे गुफ्तगू करनी चाहिए, उनसे डायलॉग करना चाहिए। किसी भी बात का मसला गैर जमहूरी अमल नहीं है। तो आप ये जो समझ रहे हैं कि इस वक्त करंट जो सिचुएशन है, जो मुहाज आराई की कैफियत है, हालांकि यकसुई चाहिए, आप भी कह रहे हैं मिलकर बैठें, लेकिन मुहाज आराई है, विफाक कुछ और बयान देता है, सूबा कुछ और बयान दे रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ये सब लोग हैं। और अशफाक भाई, ये मेरी आज बात आप लिख लें, पाकिस्तान की अवाम सब देख रही है कि इस वक्त कोरोना में लोग मर रहे हैं, लोगों का माशी तौर पे तबाह हाल है, और लोग जो है अभी तक सियासत कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी के दायरे से बाहर नहीं रहे। ऐसा नहीं है, जब वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला, वक्त आएगा तो अवाम बताएगी कि इनकी जो ये सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, इस पर अवाम किस तरह फिर लोगों को वोट से मुस्तरद करती है। अब ये बताइए, सिचुएशन नॉर्मल होगी तो बल्दियाती इलेक्शन से क्या उम्मीदें आप लोग लगा कर बैठे हैं करंट सिचुएशन में? देखिए, पीएसपी 2018 के इलेक्शन के बाद और ज़्यादा मजबूत हुई है। मैंने अभी अर्ज़ किया आपसे कि पीएसपी ने बड़ी तैयारियां की हैं। इंशाल्लाह आइंदा आने वाला वक्त इंशाल्लाह कराची का मेयर पीएसपी का होगा, हैदराबाद का मेयर पीएसपी का होगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान भर में पीएसपी भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लेगी। ठीक, अच्छा, और सिंध का वज़ीर आला? जब टाइम आएगा इलेक्शन होगा तो मैं तो यही कहूँगा, सिंध का वज़ीर आला भी, अगर आज जो है सिंध की अवाम ये नहीं समझती है, ये समझ, आज लाड़काना का अशर देखें आप, अभी हम लाड़काना में जलसा कर कर आए। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था एक बच्चे की, वहाँ से उसको कुत्ते ने काटा है, वो लाड़काना से सफ़र करता हुआ कराची आ रहा है, लाड़काना में वैक्सीन नहीं है उसके पास, और कराची में भी आकर उसके पास वैक्सीन नहीं है, और तड़प तड़प के मर रहा है। तो ये तो पूरे सिंध वालों को देखना है कि भाई ये मसला कैसे हल होगा। ये मसला तो उसी सूरत में हल हो सकता है। देखिए अशफाक भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बीमार होते हैं, आप इलाज करने डॉक्टर के पास जाते हैं, आप ये नहीं देखते कि डॉक्टर कौन है, इवन आप उसका मजहब तक नहीं देखते हैं, आप उसकी लसानियत नहीं चेक करते हैं, आप अपना इलाज करवाते हैं। आज मैं आपके ज़रिए सिंध के लोगों को कहता हूँ, अगर आपका इलाज मुराद अली शाह है तो आप उससे इलाज कराएं, आपका इलाज पीटीआई है तो आप पीटीआई से इलाज कराएं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपका बेहतरीन इलाज मुस्तफ़ा कमाल की शक्ल में है। अगर आप प्रॉपर डॉक्टर से इलाज नहीं कराएंगे तो फिर आप बीमार रहेंगे। ठीक है, बिलाशुबा अवाम का फ़र्ज़ है कि वो अपने लिए सही मुआलिज का इंतखाब करें और देखभाल कर करें। बहुत शुक्रिया अनीस क़ायम खानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी चंद लम्हात हैं, और आखिरी चंद लम्हात में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोरोना एक थ्रेट है। ज़ाहिर है रिलैक्सेशन दी जा रही है, लेकिन उस सिलसिले में इक़दामात की भी ज़रूरत है, लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। और हमें बहैसियत कौम, अगरचे कि हम एक कौम हैं, अभी तक हमने कौम होने का सबूत नहीं दिया, लेकिन कई मौक़े आए जब हमने ऐसा सबूत दिया। इस वक्त भी हमें एक हुजूम नहीं, एक कौम बनने की ज़रूरत है। और जब हम कौम बनेंगे तो उसके ऊपर कौम के हवाले से जो कौमी यकजहती होती है उसकी भी ज़रूरत होगी, और उसकी रिफ्लेक्शन हमारे हुक्मरानों में भी आनी चाहिए कि ऐसे की मोमेंट्स पर हमें मिलकर बैठना चाहिए, कौमी पॉलिसी देनी चाहिए, ताकि इस वायरस से और इसके मईशत पर और तमाम चीज़ों पर पड़ने वाले असरात से निपटा जा सके। आज 27वीं शब है और लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताख़ रातों में तलाश किया जाता है। तो हो सकता है कि आज लैलतुल क़द्र हो, तो आप तमाम जो लोग भी इस वक्त ARY न्यूज़ का ये शो देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, तो लाजमी तौर पर अशफाक इस्हाक सत्ती और हमारी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने कहबान।